सो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली सेकेंड लॉ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को समझाया था कि एंट्रोपी कुछ नहीं होती है, इट इज़ द स्टेट ऑफ रैंडमनेस, या हम कहें कि वो एनर्जी जो सिस्टम के काम करने में यूज़ नहीं हो पाती है और सीधे सीधे सराउंडिंग या यूनिवर्स में चली जाती है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को कैलकुलेट करने के जो अलग अलग डेरिवेटिव फॉर्मूलाज थे वो भी हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो जिन बच्चों ने एंट्रोपी वाला लेक्चर ना देखा हो वो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज उसी को हम एक्चुअली यूजफुल एनर्जी और टोटल हीट कंटेंट से रिलेट करके एक और थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, जिसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम cannot be completely converted to work। कहता है कि जो भी आप एक सिस्टम में हीट को सप्लाई करते हैं, जो आपका एक्चुअली हीट का इनपुट होता है, वो कभी भी उतना ही टोटल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हीट यूजलेस हो जाती है और उसी यूजलेस एनर्जी को हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एंट्रोपी कहा था। सपोज हम 100 जूल्स ऑफ एनर्जी एक सिस्टम में सप्लाई करते हैं और जो वर्क डन है सपोज वो 80 जूल्स है। दैट मीन्स कि यहां पर आप देख रहे हैं कम से कम 20 जूल्स का डेफिसिट आ रहा है। इस 20 जूल्स के डेफिसिट को ही एक्चुअली हम एंट्रोपी का नाम देते हैं, या जो वेस्ट एनर्जी है या वो एनर्जी जो काम करने में यूज नहीं होती है, उसके लिए ही हम यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों वो एंट्रोपी यूज कर रहे हैं। तो चलिए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, जिसमें हमको एक्चुअली ये निकालना होता है कि जो नेचर ऑफ रिएक्शन होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये टॉपिक उसी चीज का बच्चों को रिलेशन होता है। तो चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली अप्रोच लेके थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मानते हैं कि जो स्टेट ऑफ रैंडमनेस है, जिसको हमने बच्चों एस कहा है या एंट्रोपी कहा है, उसको हमने एस माना, मतलब एंट्रोपी को हमने एस से कोरिलेट किया। तो ये वेस्ट एनर्जी है बेसिकली। तो ये एंट्रोपी किस तरीके की एनर्जी है बच्चों? ये बेसिकली एक वेस्ट एनर्जी है जो कि काम करने में यूजफुल नहीं है, या मैं इसको कह सकता हूं दिस इज द अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अगर आपके पास T केल्विन टेम्परेचर है तो कितनी अनअवेलेबल एनर्जी होगी, आपको उसका कोरिलेशन अगर निकालना है तो आप देखेंगे T टेम्परेचर पे अगर मैं उसको S फैक्टर से कोरिलेट कर रहा हूं तो TS इज एक्चुअली द अनअवेलेबल एनर्जी एट T डिग्री T Kelvin। तो TS is the relation when I am talking about the state of randomness at T Kelvin। अब देखिए, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं, उसको देखिए हम H से सिग्निफाई कर रहे हैं। और हमारे पास अगर टोटल एनर्जी है बच्चों, तो वो उसमें दो फॉर्म्स की एनर्जी छुपी हुई है। एक वो एनर्जी जो वर्क डन या यूजफुल वर्क डन करने में काम आती है, उसे हम एक्चुअली बच्चों G कहते हैं, या गिब्स फ्री एनर्जी या यूजफुल एनर्जी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी या यूजफुल एनर्जी। तो हमारे पास तीन सिंबल्स हो गए। एक हो गया H, जिसको हम एंथैल्पी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, जिसमें यूजफुल प्लस वेस्ट दोनों एनर्जी आती है। एक हो गया जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, जिसे हम स्टेट ऑफ रैंडमनेस या वेस्ट एनर्जी कहते हैं। और एक हो गया हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि एक्चुअली यूजफुल एनर्जी है फॉर डूइंग वर्क। दैट मीन्स कि टोटल हीट को मैंने कोरिलेट किया बच्चों G और S से। कैसे? कि जो H है
विल बी इक्वल टू जी प्लस टी एस। अब आप इसको समझिएगा, ये जो H है ये टोटल हीट कंटेंट है ऑफ द सिस्टम। दिस इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो G है यहां पे ये यूजफुल एनर्जी है, और देखिए जो ये एंट्रोपी है दिस इज एक्चुअली द अनअवेलेबल या वेस्ट एनर्जी, या वेस्ट एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ यूजफुल प्लस द वेस्ट और द अनअवेलेबल एनर्जी। अब देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन से मैं ये निकालना चाहूं कि कितनी यूजफुल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कंटेंट में से जब हम अनअवेलेबल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो G आ जाएगा, दैट इज द यूजफुल एनर्जी। मतलब H में से जब TS माइनस करेंगे तो जो चीज हमें मिलेगी दैट इज द यूजफुल एनर्जी। टोटल हीट कंटेंट में से हमने देखिए अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को माइनस किया तो हमारे पास वो एनर्जी आ गई जो कि सिस्टम में वर्क डन को करवाने के लिए एक्चुअली यूजफुल है। अब देखिए, अगर हम दो डिफरेंट स्टेजेस पे इस एक्सप्रेशन से एक कोरिलेशन निकालेंगे तो आप देखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और आप यहां पर देख सकते हैं डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ये सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। जब हमने आपको डेल्टा एच पढ़ाया था तब भी आपको हमने बताया था H2 माइनस H1 या H फाइनल माइनस H इनिशियल या H प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में से जब समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को आप माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा एच आएगा। डेल्टा एस भी हमने इसी तरीके से कैलकुलेट किया था और डेल्टा जी भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम इसके इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जो यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब हमने दो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सिस्टम को कंपेयर करा तो इस इक्वेशन को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सो फार एज द कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी इज कंसर्न्ड। अभी आगे वाले सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक कोरिलेशन निकालेंगे H और डेल्टा S के बीच में, और उसमें हम ये निकालेंगे कि जो डेल्टा G है बच्चों ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अब आप ये समझिएगा कि अगर डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है तो 100% जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो रिएक्शन खुद से हो सकता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये फैक्टर्स को अभी हम और डिस्कस करेंगे, और ये बच्चों 100% सही होता है, सही है। इसको इस तरीके से मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, अभी मैं आपके सामने आगे डिस्कस करूंगा कि डेल्टा एच एक्चुअली तीन कंडीशंस होती हैं स्पॉन्टेनिटी की। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हो जाती है तब भी रिएक्शंस जो है बेसिकली स्पॉन्टेनियस ही होता है। तो इसीलिए जो बेस्ट assumption for spontaneity है is actually the calculation of delta G। तो डेल्टा जी की आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि निकालेंगे कैसे बच्चों, इस वाली गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से निकालेंगे। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब चलिए एक ऐसी इक्वेशन को हम देखते हैं कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो आप डेल्टा जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप डेल्टा जी को कैलकुलेट करेंगे 2.303 RT log K, where this K is what you call as the equilibrium constant। तो ये उस समय डेल्टा जी को निकालने का एक्सप्रेशन होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। अब देखिए एक लास्ट एक्सप्रेशन है हमारा
कि जब हमें एक्चुअली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल दे रखा हो और उस समय हमने ये निकालना हो कि सेल ने कितना काम किया या व्हाट इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उस समय हम डेल्टा जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल हम कैलकुलेट करते हैं, n is number of participating electrons, f आप जानते हैं बच्चों कि ये 1 farad is equal to 96500 कूलम्स के बराबर होता है। तो अभी हमने इस पोर्शन में इसका सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट को डील किया है, बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें हमने इन्वॉल्व नहीं करी है, लेकिन इसमें हमने जो एक्सप्रेशंस को इन्वॉल्व किया है वो बेसिकली डेल्टा जी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का एक कोरिलेशन है। उससे हमें सिर्फ ये समझना है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब अपने नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहां पर एक कोरिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं कि कैसे रिएक्शन टू रिएक्शन डेल्टा जी की वैल्यू एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगी। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बेसिकली सेकेंड लॉ और उसके रिलेशंस को देखा था कि कैसे हमने डेल्टा जी को डेल्टा एच और डेल्टा एस से कोरिलेट किया था, और जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो बेसिकली क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए, इसका हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको यहां पर समझाने जा रहे हैं, और ये पोर्शन ही सबसे ज्यादा किसी भी एग्जामिनेशन सिस्टम में पूछा जाता है, चाहे आप उसको न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट पे डील करिए, चाहे आप इसको एक एप्लीकेशन प्रोस्पेक्ट पे डील करिए, जिसमें हम बेसिकली यहां पर रीजनिंग को डिस्कस करते हैं या स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए, यहाँ पे कंडीशन को रखते हुए हम किसी भी रिएक्शन के लिए इस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है या वो नॉन स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है। आप चीज को बच्चों ध्यान से समझिएगा। स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है ये भी नेगेटिव आनी चाहिए, और स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस की वैल्यू है बच्चों ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये जो तीन कंडीशंस हैं ये एक्चुअली किस चीज को फेवर करती हैं, ये फेवर करती हैं स्पॉन्टेनिटी को, ये फेवर करती हैं स्पॉन्टेनिटी को। लेकिन इसमें से जो सबसे बेहतर फॉर्म है जो कि स्पॉन्टेनिटी के लिए हमेशा वैलिड होता है, वो होता है बच्चों डेल्टा जी। देखिए, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। डेल्टा एच कभी कभी अगर पॉजिटिव वैल्यू भी रखता है तो वो कायदे से नॉन स्पॉन्टेनिटी को फेवर करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस हमें ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पे वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा। जैसे अगर आप आइस को अपने हाथ पे रख लें तो वो क्या कर रहा है, वो खुद से पिघलना शुरू कर जाएगी, क्योंकि वो आपके हाथ की एनर्जी को यूज करके मेल्टिंग को फेवर करने लगती है। तो यहां पे वो रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपके हाथ से वो एनर्जी आइस क्यूब में जा रही है और वो आइस क्यूब एक्चुअली मेल्ट होने लग रहा है। तो इसमें कभी भी देखिए हीट लिबरेट नहीं हुई, लेकिन मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। तो कहने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो 100% क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तब भी वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको इस आइस वाले एग्जाम्पल में बताया। लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डेल्टा जी है ये हमेशा बच्चों वैलिड रहेगा, और ये नेगेटिव होगा जैसे वैसे ही जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। अब चलिए एक एक रिएक्शन को हम यहां देखते हैं। आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू को इस रिएक्शन में पुट करके ये बताना है कि जो नेट वैल्यू डेल्टा जी की आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है
और देखिए अगर डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू है तो ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रही है, मतलब ये हमारे पास फेवरेबल कंडीशन है। आप वहां से चेक करिए, देखिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब अगर डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव है तो अगर मानते हैं यहां पे बच्चों डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अगेन आप देखेंगे ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं। तो अगेन हमारे पास यहां डेल्टा एस की वैल्यू जो है स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फेवर कर रही है, और ये देखिए रिएक्शन फेवरेबल आ रही है। दैट मीन्स कि अगर बच्चों यहां डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और डेल्टा एस की वैल्यू यहां पॉजिटिव आ रही है, तो आप नेट देखेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यहां डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहां डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जिस भी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो आप देखेंगे कि यहां पे द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ये दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब देखिए हम यहां पर सेकेंड रिएक्शन को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, और हम यहां पर बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू को पॉजिटिव कर रहे हैं। पॉजिटिव करते ही ये क्या हो जाएगा, कंडीशन जो नॉर्मल केस में फेवर हो रही है तो ये अनफेवरेबल का सेटअप बन गया, ये अनफेवरेबल की कंडीशन है। लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पे डिपेंड करती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू किस तरीके से कोरिलेट कराई गई। अब देखिए डेल्टा एस की वैल्यू यहां पर जो है नेगेटिव दे रखी है, तो ये फिर से हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। लेकिन अब देखते हैं कि यहां पर होता क्या है। अब देखिए यहां पे डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पे डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर आप डेल्टा जी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। डेल्टा एच पॉजिटिव था, डेल्टा एस नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जो नेट वैल्यू आई डेल्टा जी की वो पॉजिटिव आई। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन बच्चों हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। और जब ये पॉजिटिव हो रहा है डेल्टा एस, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका रिजल्ट है, जो इसका रिजल्ट है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिए हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है। देखिए थर्ड कंडीशन में, ये कंडीशन को बच्चों ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। डेल्टा एस जो है वो हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, ये फेवरेबल है। अब आप देखिए ध्यान से, अब यहां पर दो कंडीशंस निकल सकती हैं, या तो बच्चों डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है या डेल्टा जी पॉजिटिव आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज कैसे होगी। अब देखिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप ध्यान से देखिएगा यहां पे जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है वो डेल्टा एच से ग्रेटर होनी चाहिए, डेल्टा एच से ग्रेटर होनी चाहिए। करके देखते हैं बच्चों कि देखिए यहां पे अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू सपोज 5 है, तो ये -5 और इसकी वैल्यू अगर 2 है, तो नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, -3। दैट मीन्स कि अगर यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू कम आ रही है और टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो जो नेट डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब देखिए इस कंडीशन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करें ऐसे कि हमारे पास सपोज डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा आ गई और टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
तो यहां पे बेसिकली मैंने जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराया है जहां पे टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा एच है। बच्चों कंडीशंस यहां पर दोनों हो सकती है, लेकिन इस स्पेसिफिक कंडीशन में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है और रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस। अब देखिए हम यहां फोर्थ कंडीशन पर जा रहे हैं। फोर्थ कंडीशन में हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है तो यहां पे ये चीज फिर से डिपेंड करेगी कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो और डेल्टा एस की वैल्यू है उसमें से ग्रेटर देन कौन सा है। देखिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और अगर इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होना है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू को डेल्टा एच से ज्यादा होना पड़ेगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस होना है तो आप देखिए इस डेल्टा एच की वैल्यू को बेसिकली क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए टी डेल्टा एस की वैल्यू से। तो अब हम यहां पर एक कंडीशन लगा रहे हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस की, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब यहां पर आप आइडिया लगाइए कि डेल्टा एच की वैल्यू को ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होना चाहिए या डेल्टा एस की वैल्यू को ग्रेटर देन डेल्टा एच होना चाहिए। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू को क्या होना है बच्चों, देखिए नेगेटिव होना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू को अगर नेगेटिव होना है तो यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, दैट मींस कि ये पोर्शन जो है बच्चों ये नेगेटिव दे रखा है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव दे रखी है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए अगर ये नेगेटिव पोर्शन इस पॉजिटिव पोर्शन से ज्यादा आ रहा है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में बच्चों डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, और इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन का रिजल्ट होगा ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमने यहां पर बेसिकली ये देखा कि कैसे हम कोरिलेशन निकालते हैं बच्चों डेल्टा जी डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का, और कैसे किसी रिएक्शन के नेचर को डिटरमाइन किया जाता है कि वो रिएक्शन बेसिकली स्पॉन्टेनियस है या वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आज के लेक्चर में मैंने बेसिकली जिस चीज को डिस्कस किया है दैट इज बेसिकली द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर हमारा सेकेंड लॉ खत्म होता है, लेकिन हम यहां पर कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स थोड़े से आपको और बता देते हैं थर्मोडायनेमिक्स के ही रिलेशन में। तो यहां तक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, लेकिन अब यहां पे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन में। तो देखिए यहां पे हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कभी कभी आपसे बोला जाएगा कि आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को जो तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों ये मिसलेनियस पॉइंट 1 है हमारा। तो ये हमारा कुछ आप मान लीजिए कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करते हैं। तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ये एक्चुअली हम कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो जो डेल्टा एच होता है, ज्यादातर केसेस में हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते थे सम्मेशंस में से, लेकिन इस केस में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स में से हम प्रोडक्ट्स को माइनस करते हैं, रिएक्टेंट्स में से हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स को माइनस करेंगे। तो देखिए अब
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए आपके पास जो CH बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, मान लीजिए क्योंकि ये रिएक्टेंट्स में भी हो सकती है, प्रोडक्ट्स में भी हो सकती है। सपोज द गिवन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड वाज X, और अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं मीथेन की, तो आप देखेंगे कि मीथेन मॉलिक्यूल में यहां पर 4 CH बॉन्ड हैं, इसलिए जो यहां पर बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी वो 4x हो जाएगी। अब वो माइनस होगी, प्लस होगी, जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा हमें उस बेसिस पर निकालना होगा। क्योंकि जितनी भी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या जब मैं किसी भी चीज को कैलकुलेट करता हूं तो पर मोल के रेफरेंस में उसे कैलकुलेट करा जाता है। तो जिस तरीके से मोल बढ़ने पर उस क्वांटिटी को भी हमको उसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक उसी तरह यहां पर जब हम किसी कंपाउंड को देखते हैं तो हो सकता है वहां पर हमें जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो वो 1 मोल की दे रखी हो, लेकिन उस सिस्टम में एक्चुअली 4 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो मैं इसको 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल और 4 मोल कंसिडर करूंगा। तो इसीलिए बच्चों ये बॉन्ड एनर्जी x नहीं 4x होगी। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगी और ये एक्चुअली आपको पुट अप करनी होगी। तो आप क्या करिएगा, जो भी आपके पास जैसे A गिव्स B, ये आपके पास देखिए रिएक्टेंट हो गए और ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में मौजूद होंगे उसके आप रिएक्टेंट्स के बॉन्ड एनर्जी का सम करिएगा और उसको आप समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट से माइनस कर दीजिएगा। यू विल गेट द एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखिए ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया जब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की। अब देखिए एक छोटी सी बात जो हमें कई बार पढ़नी पड़ती है, इसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहते हैं। तो ये हमें यही समझाता है कि कभी भी किसी भी चीज की एफिशिएंसी फुल नहीं होती। तो यहां पे जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो बच्चों हम इसको नीटा से लिखते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्क डन में कंप्लीटली 100% कंप्लीट नहीं होती। तो हम ये चीज को हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें हमारे को रिक्वायर्ड हैं हम उसकी बात यहां पर करने जा रहे हैं। तो आप जैसे इस एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन, जिसको हम W कहते हैं, अपॉन द हीट एब्सॉर्ब्ड, अपॉन द हीट एब्सॉर्ब्ड। अब देखिए हीट एब्सॉर्ब्ड की जब मैंने बात करी तो ये एक्चुअली Q हो गया, ठीक। अब देखिए अगर आप हीट यूज्ड इन डूइंग वर्क, तो यहां पे दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है सोर्स और एक चीज होती है सिंक। तो देखिए बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूं, सोर्स जहां से हीट कंटेंट जनरेट हुआ और जहां तक गया वो एक्चुअली क्या है, सिंक टेम्परेचर है। तो देखिए सोर्स पे अगर टेम्परेचर T1 है और सिंक पे टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, T2 है। तो अगर आपको इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना हो तो जहां से टेम्परेचर या एनर्जी जनरेट हो रही है उसका जो टेम्परेचर है T1 है और जहां पे गया वो टेम्परेचर T2 है। तो आप जानते हैं कि जो यहाँ पे T1 होगा वो हमेशा T2 से ज्यादा होगा। तो अगर आप इसको इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो टेम्परेचर के टर्म में इट विल बी T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब आप इस चीज को बच्चों ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहां से इसके हीट कंटेंट को Q से रिलेट कर रहा हूं और अगर मैं इसके हीट कंटेंट को Q डैश से कोरिलेट कर रहा हूं, तो इसी सेम चीज को हम Q माइनस Q डैश अपॉन Q से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए Q वो हीट है जो कि टेम्परेचर T1 से कोरिलेट हो रही है, Q डैश वो हीट है जो कि टेम्परेचर T2 से रिलेट हो रही है, और Q हमारा
हीट एब्जॉर्ब्ड था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q भी जो है वो Q डैश से ज्यादा होगा, क्योंकि सोर्स की हीट जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, कुछ पोर्शन उसकी यूनिवर्स में डिसिपेट हो जाएगी और सिंक की हीट लेवल हमेशा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम एक कोरिलेशन निकालते हैं तो ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये एफिशिएंसी को निकालने के लिए यूज हो सकते हैं। या अब देखिए, अगर वर्क डन को हमने निकालना है तो जो भी हमारा Q क्वांटिटी हीट थी उसको कितनी कंज्यूम हुई उससे अगर कोरिलेट करना है तो हम वर्क डन बच्चों कुछ इस तरीके से निकालेंगे, T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये हमारे पास वर्क डन का यहां पर एक्सप्रेशन आ गया। और आप यहां पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप एक चीज को देखेंगे कि जो एफिशिएंसी की वैल्यू है वो कभी भी ना तो इक्वल टू ना ग्रेटर देन 1 होगी। एफिशिएंसी की वैल्यू बच्चों हमेशा जो है वो लेस देन 1 होती है। तो जब हम एफिशिएंसी की वैल्यू की बात करेंगे तो इस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो यहां पर बेसिकली एक रिलेटेड टॉपिक कह सकते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जहां पे मैंने आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या हीट इंजन को डिस्कस किया है। तो ये दो टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम थर्मोडायनेमिक्स की यहां पर बात करते हैं। तो अपने पूरे 4 से 5 लेक्चर्स में मैंने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है सो फार एज थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड।